नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागृति विद कुलदीप हमारे इस चैनल में। इस पर हम पढ़ा रहे हैं फोर्स के अंतर्गत हमने ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो पढ़ लिया है। अब देखेंगे भूकंप। भूकंप आखिरकार ये है क्या? देखिए, भूकंप होता क्या है कि हमारे एक पृथ्वी पे जो पृथ्वी की क्रस्ट है मतलब पृथ्वी की भूपर्पटी है, उस पर एक सीमित क्षेत्र में कहीं भी एक हलचल महसूस होती है। ठीक है, पृथ्वी का मतलब भूपर्पटी मतलब हम जिस पर रह रहे हैं वह उसका एक सीमित क्षेत्र जब हलचल की अवस्था में आ जाता है तो उसको हम अर्थक्वेक या भूकंप के नाम से जानते हैं। देखिए, यह भूकंप आता क्यों है? ठीक है, इसकी शक्तियाँ आती कहाँ हैं, इसको बल कहाँ से प्रदान होता है? ठीक है, यह भूकंप के द्वारा हमारे जो जन और धन की हानि होती है उस पर क्या प्रभाव हमारे समाज, हम पर और हमारी प्रकृति पर पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वह पृथ्वी को संतुलित करने के ही लिए आती हैं, लेकिन उसमें हमारा कितना हाथ है, ठीक है, उस आपदा में हमारा कितना हाथ है और प्रकृति का कितना हाथ है, इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यह पूरा फॉर्मेट, यह भूकंप का जितना भी फॉर्मेट है मतलब भूकंप होता क्या है, आता क्या है, भूकंप के कितने कितने भाग हैं, कितने कितने अंग हैं, ठीक है, जो उसमें शामिल हैं उस आपदा को लाने में। ठीक है, इनको हम देखेंगे जो एग्जाम से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यह देखेंगे कि यह भूकंप जो बल है, भूकंप को प्रदान करने वाला बल, वह किन किन कारणों से और किन किन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि जो यह भूकंप है यह किन कारणों से आता है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक कारण। ठीक है, और दूसरा क्या है? मानव जनित कारण मतलब मानवीय कारण इसको कह लीजिए। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जैसे क्या हुआ, हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल है और बीच में कोर है, उसके बाद मैग्मा मतलब मेंटल की अवस्था है, उसके बाद हमारा क्रस्ट है मतलब हमारा जो ऊपरी भूपर्पटी है। ठीक है, अब तीनों अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है, ऊपरी परपटी ठोस है, उसके नीचे जिस पर यह ऊपरी भूपर्पटी हमारी तैर रही है, अर्थ क्रस्ट जिस पर तैर रहा है, वह लिक्विड या पेस्ट की अवस्था में है। कहने का मतलब वह ठोस नहीं है। ठीक है, अब जो हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये उसका क्रस्ट है, उसके बाद कोर है और ये जो बीच में बचा यह मैग्मा है। ठीक है, अब यह मैग्मा, यह जितने हिस्से में हमारी भूपर्पटी है यह पूरा इस पर मैग्मा पर तैर रहा है। ठीक है, जब तैर रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ेंगे ही। जब लड़ेंगे तो वहाँ पर समझ लीजिए भूकंप की स्थिति महसूस होगी, मतलब वहाँ पर हलचलें महसूस होंगी, उसी को कहते हैं भूकंप। ठीक है, जब कहने का मतलब भूकंप आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी पैदा कर सकते हैं। जैसे क्या, लोहे की एक चद्दर है तो चद्दर पे अगर आप हाथ रखें, ठीक है, चद्दर पे अगर हाथ रखें और एक हथौड़े से कोई उस चद्दर पे यहाँ पर वार करे, ठीक है, जैसे क्या, ये है लोहे की चद्दर, हम इस चद्दर को या छड़ी को ही पकड़ें, ठीक है, और इस पर कोई वार करे, किस चीज़ से? हथौड़े से, तो यहाँ पर जो हथौड़े की चोट लगेगी आपके हाथ में भी चोट लगेगी। कहने का मतलब लोहे के चद्दर पे हाथ रखिए और यहाँ पर कोई उस पर वार करे, और जब वार करेगा ना तो आपका हाथ क्या है, वाइब्रेट कर जाएगा। कहने का मतलब हो सकता है आपके हाथ में भी चोट लग जाए। यही है पृथ्वी के अंदर जो भी प्लेटें हैं आपस में जब टकराती हैं तो हम जब इस पर बसे हुए हैं, यह आपस में टकराई, हम इस पर बसे हुए हैं, इसकी तरंगें, जो टकराने की जो तरंगें हैं हमको भी महसूस होती हैं, या हमारे यहाँ उससे जन धन की हानि भी होती है। कहने का मतलब जब हिलेगा
पृथ्वी का क्रस्ट जब हिलेगा तो वहाँ पर घर भी गिर जाएंगे, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, और हम जो हैं हो सकता है वहाँ पर धंसाव की स्थिति आ जाए, हम धंस भी सकते हैं ज़मीन के अंदर। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशन बन जाएंगे जब यहाँ पर कंपन होगा। तो यही होता है भूकंप। भूकंप ज्वालामुखी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। आते हैं सब एक ही फॉर्मेट से हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है और इसकी प्रक्रिया अलग है। वह क्या है, समझ लीजिए ज्वालामुखी जब आता है तो वहाँ भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी जब आता है उस स्थिति में भी भूकंप देखने को मिलते हैं, लेकिन यह भूकंप हम पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं तो उसके जितने कारण हैं उसको हम आज बताएंगे, पढ़ाएंगे और आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। और एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, यह सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक कारणों में हम क्या क्या देखते हैं, किन किन तरीकों से भूकंप की स्थिति को देखा जाता है, उसको ज़रा सा देखेंगे कि प्राकृतिक कारणों में क्या क्या ऐसी वजह है कि भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलती है। पहला कारण प्लेटों की विवर्तनिक क्रिया। कहने का मतलब क्या है, प्लेटों की विवर्तनिक क्रिया का मतलब ये है, अगर दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें क्या होती हैं, यह हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, या उससे भी पहले वाली वीडियो में देख लीजिए, पूरी सीरीज ये चल रही है, ठीक है। इसमें जितनी भी सीरीज हैं NTA UGC नेट के, यह ज्योग्राफी एकदम सिलेबस से स्टार्ट हुआ है, सेकंड पेपर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यह दो प्लेटें हैं, ठीक है। यह दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो होता क्या है, यहाँ पर हलचल उत्पन्न होता है, यहाँ भी यहाँ भी। और हो सकता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे छेपित हो जाए, ठीक है। जब ये छेपित हो जाएगा, चूंकि यह प्लेटें तो मैग्मा पर तैर रही हैं, और जब यह लड़ेंगी तो जो भारी प्लेट होगी वह हल्की प्लेट के नीचे छेपित मतलब समा जाएगी। तो हुआ क्या यहाँ पर, यह प्लेट लड़ी तो, लेकिन यह ऊपर ही रह गई, लेकिन यह नीचे धंस गई, ठीक है। जब नीचे धंस गई तो यहाँ पर स्थिति क्या हुआ कि जब यह टकराई, ठीक है, यह ठीक है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, वेनी ऑफ जोन, ठीक है, वेनी ऑफ जोन। वेनी ऑफ जोन, यह एरिया पूरा वेनी ऑफ जोन कहलाएगा। और यह जो वेनी ऑफ जोन होता है यही उत्पन्न करता है क्या, भूकंप की स्थिति, ठीक है। भूकंप की स्थिति ये उत्पन्न करता है। अगर यहीं पे ज्वालामुखी को हम देख लें तो यह जो एरिया मैग्मा में, ठीक है, गर्म लावा में जो धंस गया है, ठीक है, यह धीरे धीरे मेल्ट होगा, मतलब धीरे धीरे पिघल जाएगा। अब जब यह पिघल जाएगा तो यहाँ पर अधिकता किसकी कर देगा, मैग्मा की, क्योंकि यह मैग्मा भी चट्टान ही है, ठीक है। यह ऊपरी चट्टान को ही पिघला कर रखा हुआ है मेंटल, जिसको मैग्मा कहते हैं। और यही चट्टान जब अंदर गया, जब दो प्लेटें लड़ी, जो हिस्सा अंदर गया तो वह भी मेल्ट होकर के क्या बन गया, मैग्मा बन गया। अब जब यह मैग्मा की अधिकता हुई तो ये कहीं न कहीं से निकलेगा, और जोड़ कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये जो जोड़ है यहीं से हो सकता है मैग्मा निकले और वह ज्वालामुखी के रूप में फूटे। जब वो ज्वालामुखी के रूप में फूटेगा तो ऐसे धीरे 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 इसका मैग्मा बाहर निकलेगा और ठंडा होकर के क्या हो जाएगा, एक दिन पर्वत का रूप धारण कर लेगा, जिसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पूरी चीज़ें हम आपको पिछली वीडियो में ज्वालामुखी सीरीज में पूरा बता चुके हैं कि ज्वालामुखी क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, और एग्जाम के बेस से जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखे हैं। आज हम देख रहे हैं भूकंप, एर्थक्वेक में प्राकृतिक कारण। पहला कारण प्लेट विवर्तनिक क्रिया। जो ये प्लेट विवर्तनिक क्रिया का मतलब यह है, दो प्लेटें आपस में टकराएं, जब टकराएं तो उससे कुछ कंपन उत्पन्न हुआ। जब कंपन उत्पन्न हुआ तो उस पर हम पर, वह कंपन हम पर क्या हुआ, हावी हुआ, या हमको महसूस हुआ, या हमारी क्षति हुई,
ठीक है, जिस चीज़ से क्षति हुई तो उसको हम भूकंप कहते हैं। देखिए भूकंप एक आपदा कब हो जाती है, भूकंप कोई आपदा है या नहीं, इस बात का निर्णय कहाँ पर होगा, इस बात का निर्णय तब होगा जब उसके आने से हमको क्षति हुई, तब वह एक आपदा है, नहीं तो वह सिर्फ एक भूकंप है। कहने का मतलब अंटार्कटिका पर अगर भूकंप आता है तो वहाँ पर भूकंप देखने कौन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब वह आपदा ना होकर के सिर्फ एक भूकंप हुआ, भूकंप का मतलब वह प्लेटों में हलचलें बस हुई, उससे किसी की क्षति नहीं हुई, वह आपदा नहीं है। देखिए भूकंप एक आपदा वहाँ पर हुआ जहाँ पर भूकंप के आने से मानव, वनस्पति और अन्य जीव जंतु की हानि हुई, ठीक है, वहाँ पर भूकंप एक आपदा हुआ। भूकंप आपदा वहाँ नहीं है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ मानव बस्तियाँ नहीं हैं, जीव जंतु नहीं है, वनस्पतियाँ नहीं हैं, वहाँ पर भूकंप एक आपदा नहीं है, ठीक है। दूसरा कारण हम देखते हैं भूकंप आने का, ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। ज्वालामुखी की क्रिया किस तरीके से भूकंप की स्थिति को पैदा करता है, यह आज हम देखेंगे। देखिए ज्वालामुखी की क्रिया होती क्यों है, जैसे अभी हम आपको बताए प्लेट विवर्तनी क्रिया या प्लेट टेक्टोनिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर छेपित मतलब अंदर जाती है तो होता यहाँ पर क्या है कि अगर इस कॉन्टिनेंट, अगर यह समुद्री प्लेट है, यह कॉन्टिनेंट मतलब स्थलीय प्लेट है, इसके अंदर यह छेपित होगी। चूंकि जो समुद्री प्लेट है, मतलब आपको दिखाते हैं, अगर ये जिस पर हम हैं, ठीक है, जिस पर हम हैं वह क्या है, स्थलीय प्लेट है, ऊपर जब खड़े हैं तो, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, समुद्र मान लीजिए है, यहाँ पर समुद्र है। अब अगर हम यहाँ से इसका सरफेस देखें तो पूरी तरीके से पृथ्वी के लेवल पर ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कूद जाते हैं मान लीजिए, तब हम कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम यहाँ पर आ जाएंगे। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तली मिलेगी, ठीक है, और यह तली इस तली के समकक्ष होगी। कहने का मतलब क्या है, यह भी भूपर्पटी है, यह भी भूपर्पटी है, बस अंतर इतना है कि इस भूपर्पटी पर ढेर सारा जल आ गया है और यह इस भूपर्पटी पर जल की एक भी मात्रा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, अगर पृथ्वी देखिए, अगर पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो हम ये क्या बना दिए हैं, ये यही है, समुद्र ही है, ठीक है। यहाँ पर पानी भर दिए हैं, यहाँ पर पानी भर दिए हैं, अब तो पृथ्वी गोल हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल ना हो करके इसमें जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहने का मतलब आखिरकार पृथ्वी पर 70% तो पानी ही है और 30% ही कॉन्टिनेंट है। तो होता इसमें क्या है कि अगर इसको यहाँ पर भी बना दें हम, और इसको यहाँ पर भी बना दें, पृथ्वी तो है गोल ही, लेकिन कॉन्टिनेंट कितने हैं, 30%, और जलीय भाग जो है मान लीजिए वह है 70%, ठीक है। यह पृथ्वी का पूर्ण रूप से सेब है, ठीक है, पृथ्वी का एक आकार है ये। अब जब ये आकार पूरी रूप से यह धारण किया हुआ है तो हमें देखने में पृथ्वी कैसी लगती है, गोल। आखिरकार जब हम दूर से पृथ्वी को देखते हैं तो ऐसा लगता है पृथ्वी पूरी तरीके से
गोल है, लेकिन गोल है नहीं, वहाँ पर पानी भर गया है। पानी सारा अगर सोख लिया जाए, ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन पानी को हटा दिया जाए पृथ्वी से तो उसमें कहीं पर गड्ढे, कहीं पर स्थल, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, यह सारी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही कारण है। तो अब यह जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ठीक है, यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह भूपर्पटी का एरिया है, यह पृथ्वी के इंटरनल पार्ट का नहीं है। ये जितने भी समुद्र हैं पृथ्वी की 3 लेयर, कहने का मतलब क्या है, अगर आप प्याज देख रहे हैं, प्याज, अब प्याज की जो ऊपरी परत है वो क्या है, वह उसका छिलका, जिसको खाया नहीं जाता है, सब निकाल करके उसको फेंकते हैं, तो अंदर क्या मिलता है, अंदर मिलता है उसके पहली लेयर, ठीक है, जिसको खाया भी जाता है, आमतौर पर उसे भी निकाल कर फेंक दिया जाता है, फिर जो हिस्सा बचता है उसको खाया जाता है। कहने का मतलब बस समझते जाइए कि एक प्याज है जो ऊपरी छिलका है, जहाँ पर मिट्टी रहती है, वह छिलका हम निकाल कर फेंकते हैं, तो उसको क्या मान लेते हैं हम, उसको मान लेते हैं भूपर्पटी, जहाँ पर हम रह रहे हैं। ठीक है, अब उसी भूपर्पटी पर हमारे पर्वत, मनुष्य, वनस्पतियाँ, जितने भी जीव जंतु हैं और हम उसी पर बसे हैं, उस प्याज के ऊपरी छिलके पर, जो जहाँ पर जब वो ज़मीन में था तो जहाँ पर मिट्टी थी वही परत भूपर्पटी को हम मान लेते हैं, और उसी भूपर्पटी पर यह सारे जलीय भाग हैं। ठीक है, इतने गहरे बड़े समुद्र भी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी पतला सा छिलका है उस पर इतनी सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब प्याज का जो ऊपरी छिलका है वह सारी बातें हो रही हैं, उसकी मोटाई कितनी है, तो इसका मतलब पृथ्वी ऊपर से लेकर के बीचों बीच या पार कर दिया जाए तो बहुत विशाल है। ठीक है, अब पृथ्वी का ये सिर्फ ऊपरी भाग है, अभी इंटरनल पार्ट तो बाकी ही है। इंटरनल पार्ट उसके पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो है उस पर हमारा जो वो छिलका है तैर रहा है। ठीक है, ऊपरी छिलका जो है वह तैर रहा है, तो हम उस पर की बातें कर रहे हैं। वहीं पर ज्वालामुखी आता है ऊपरी छिलके पर, मतलब ऊपरी भूपर्पटी पर, वहीं पर भूकंप आता है, वहीं पर जितनी भी विवर्तनिक क्रियाएं हैं उसी ऊपरी भूपर्पटी पर घटित हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो भूकंप आता है वह कैसे होता है, वह होता क्या है, जैसे ही ये टकराया, ठीक है, यह टकराया तब भूकंप आया। एक कंडीशन यह तो हो गया प्राकृतिक कारण, मतलब प्राकृतिक कारण में विवर्तनिक क्रिया, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पर जब भी 2 प्लेटें टकराएं तो भूकंप आया। अब एक बार टकरा करके रुक गया, ठीक है, लेकिन ये 2 जो प्लेटें हैं, आखिरकार ये प्लेटें मैग्मा पे तैर रही हैं और ये प्लेट इसके अंदर समाहित हो गई है, तो हो सकता है ये फिर टकराए। ठीक है, हो सकता है ये फिर टकराए, हिल ही रही हैं, तो जब पास पास में है एक बार टकराई, भूकंप आ गया, फिर कुछ दिनों के बाद अगर फिर से टकराया, कहने का मतलब जब हिल रही हैं फिर टकराएंगे ही ना, जब फिर टकराई तो फिर भूकंप आया, और यह एरिया पहली बार टकराने में जो अंदर चला गया था, ये पार्ट, यह पिघल कर मैग्मा के रूप में निकल गया। कहाँ पर, भूपर्पटी पर, ज्वालामुखी के रूप में। जब यह मैग्मा ऊपर जब मेल्ट हो जाता है मैग्मा में पूरे तरीके से, यह हिस्सा इसका पृथ्वी के क्रस्ट का, तो यह क्या होता है, यहाँ पर मैग्मा की अधिकता हो जाती है, ये फिर से निकलता है। जब ये फिर से मेल्ट होकर के निकलेगा तो यहाँ पर बहुत जोर से आवाज़ होगी, पृथ्वी के जो यह क्रस्ट होगी उसको तोड़ करके बाहर निकलेगा। जब यह तोड़ेगा तो होगा क्या कि यहाँ पर हलचलें महसूस होंगी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी ज्वालामुखी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है वह पृथ्वी को तोड़ कर ही तो निकलेगा। जब पृथ्वी को तोड़ कर निकलेगा तो होगा क्या, हलचलें होंगी। चूँकि स्टार्टिंग पॉइंट में हम आपको बता दिए थे कि पृथ्वी की एक सीमित क्षेत्र, मतलब जहाँ पर ज्वालामुखी आया वहाँ पर ही हलचल देखने को हमें मिलेगी। और इसी तरीके से अगर यह प्लेट एक बार ज्वालामुखी आया, मतलब यह पार्ट गल करके चला गया, ठीक है, यह गल करके ऊपरी भूपर्पटी पे आ गया ज्वालामुखी के रूप में। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि यह, चूंकि यह प्लेटें, टेक्टोनिक क्रिया तो हमेशा चल ही रही है, यह प्लेट फिर टकराई तो यह क्या हुआ, फिर से इसके अंदर गया और फिर से मेल्ट हुआ।
ठीक है, फिर टकराई, फिर भूकंप आया, फिर इसके अंदर गई, फिर वह मेल्ट हुआ, फिर वह बाहर निकला, तो क्या हुआ, फिर से अर्थक्वेक मतलब भूकंप की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह बार बार टकराए ही, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर यह समा ही जाए। ठीक है, यह प्लेटें हैं, कभी इधर तो कभी उधर, तो यह अगर यहाँ पर मेल्ट हुआ और यह जहाँ से निकल रहा था, ज्वालामुखी चूँकि पढ़ाए हैं, उसकी जो नली होती है अगर वो बंद हो गई तो यह मैग्मा कहीं ऐसे हिस्से से भी निकल सकता है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कमज़ोर भूपर पट्टी है, वहाँ से भी निकल सकता है। तो यहाँ पर यह क्रिया बंद हो जाएगी और वहाँ पर वह फिर से भूकंप वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर यह क्षतिपूर्ति, मतलब जो भी यह मैग्मा है जिसकी अधिकता यहाँ पर जाने के कारण इस भूपर्पटी के हो गई है, वह जहाँ अन्य कहीं भी निकलना चाहेगा वहाँ पर भूकंप की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है। अगला हम देखते हैं भूगर्भीय चट्टानों का संतुलन का प्रयास। कहने का मतलब क्या है, जब भी टेक्टोनिक क्रिया होती है, ठीक है, जब भी टेक्टोनिक क्रिया क्या है, दो प्लेटों का आपस में हट जाना और दो प्लेटों का आपस में भिड़ जाना। जब यह दो प्लेटें आपस में भिड़ जाती हैं तो होता क्या है, तो मोड़ उत्पन्न होता है। और कभी यह एकदम, मान लीजिए एक प्लेट है एकदम सीधी है, ठीक है, अब इसको हम यहाँ समझाते हैं, जैसे ये एक प्लेट है और यह एक प्लेट है, ठीक है, अब यह जब इससे लड़ा, ठीक है, जो भी भारी हुई वो तो पीछे हटेगी नहीं प्लेट, और जो प्लेट हल्की हुई वह इससे भिड़ेगी ही। तो होता क्या है, चट्टानों में ऐसे मोड़ बन जाते हैं, ठीक है। अब यह प्लेट मान लीजिए बहुत बड़ी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब यह प्लेट हुई क्या, जब इससे भिड़ी तो इस प्लेट के अंदर जहाँ पर मुलायम चट्टाने हैं वहाँ पर क्या हो गया, बेंड हो गई है, ठीक है, इस तरीके का। हो सकता है यहाँ सीधी ही रह जाए लेकिन यहाँ पर बेंड, यहाँ पर सीधी। तो कहने का मतलब क्या है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, हमारे एक सीमित क्षेत्र में, ठीक है, अब सीमित क्षेत्र में होने का वजह है, अगर यह प्लेट यहाँ से नहीं मुड़ी, ठीक है, यह नहीं मुड़ी तो यहाँ पर भूकंप की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पर यह देखिए मुड़ गई है, ठीक है, जब मुड़ गई तो वहाँ पर स्थिति क्या देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर हमें भूकंप की स्थिति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये प्लेटें जब बेंड होती हैं तो कहीं पर टूट भी जाती हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर टूट गई, ठीक है, अगर ये प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर दो प्लेटें हैं, आपस में जब ऊपर को उठने की कोशिश की, बेंड होने की कोशिश की, तो यहाँ पर ब्रेक हो गई, टूट गई। लेकिन जब टूट गई तो फिर से संतुलन की अवस्था में आने की कोशिश करें। अब कोई भी चीज़, कहने का मतलब क्या है, ये पेन है, अगर यह नीचे रखी गई है, ठीक है, अब यह पेन यहाँ से संतुलन की अवस्था में नहीं है, यहाँ से हम अगर उठाए हैं ऊपर की तरफ तो हुआ क्या है, इसमें ऊर्जा आ गई है, ठीक है। अब यही ऊर्जा विमुक्त कैसे होगी, जब हम इसको छोड़ेंगे। कहने का मतलब यह जब नीचे गई और जो भी नीचे प्रेशर दी वह इसकी ही ऊर्जा है, क्योंकि इसको ऊपर हम लेकर के आए हैं। ऊर्जा ना कभी उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट हो पाती है। तो कहने का मतलब क्या है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने अंदर सजोए रहती है या उसको ट्रांसफ़र कर सकती है किसी अन्य जगहों पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब प्लेटें मुड़ जाती हैं तो वह टूट जाती हैं, टूटने के बाद वह फिर से प्रयास करती हैं कि हम अपने संतुलन की अवस्था में आ जाएं। कहने का मतलब अगर हम हाथ ऐसे उठाए तो हाथ ऐसे उठा ही नहीं रहेगा, वह फिर संतुलन की अवस्था में आएगा। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर उसे उसकी एक्चुअल स्थिति से हटाया जाता है तो फिर से वह अपनी संतुलन की अवस्था को बनाने का प्रयास करता है। इन्हीं कारणों से हमारे यहाँ भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। जब दो चट्टानें लड़ी, एक बेंड हो गई, बेंड होने के बाद फिर क्या हुआ, संतुलन की स्थिति आने पर ऐसे हुई, जब पहले तो लड़ी, भूकंप आया, ठीक है, फिर जब संतुलन की अवस्था आई फिर से भूकंप हमें देखने को मिल जाता है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण जब प्लेटें टकराई तो एक भूकंप आया, लेकिन एक प्लेट अगर मुड़ गई, ठीक है, टूट गई, तब
फिर जब सीधा होने का प्रयास की तो यह कारण है भूगर्भिक चट्टानों का संतुलित होना। ठीक है, लड़ने पर यह कारण और संतुलित होने पर यह कारण। ठीक है, और इसके अंदर चले जाने पर मैग्मा बन के ज्वालामुखी जब निकलता है तो यह इसका यह कारण। समझ में आई बातें? और भी इसके छोटे छोटे बहुत ढेर सारे कारण हैं। जैसे क्या, पृथ्वी के अंदर जो भी गैसें हैं, ठीक है, उनका फैलाव, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उनका फैलाव होता है, वह भी भूकंप आने का कारण हो सकता है। क्योंकि वह गैसें हैं, वह गैसों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अब वह गैसें जब अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी अंदर से गर्म है, और अंदर से गर्म होने के कारण जो जल की मात्रा है, ठीक है, हमारे जो पृथ्वी के अंदर जल की मात्रा है वह क्या है, पृथ्वी के उस हिस्से में अगर चली गई, कहाँ पर, जहाँ पर गर्म है पृथ्वी, तो वहाँ पर वाष्प बनेगा, जलवाष्प बनेगा। कहने का मतलब कि वह गर्म होकर पानी गैस के रूप में आ जाएगा जो निकलने का प्रयास करेगा। उससे भी, ठीक है, उससे भी भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वह भी निकलने में एक झटके के रूप में निकलेगी और उससे एक सीमित क्षेत्र में भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। भूकंप के दो कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण को हम समझ चुके हैं कि क्या होता है प्राकृतिक कारण, जिस वजह से हमारी पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, मानवीय कारण। अब यह मानवीय कारण है क्या, इसको हम जरा सा देखते हैं। देखिए, मानव के द्वारा जो पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर, जो कि भी भूगर्भिक तौर से अस्थिर है, कहने का मतलब क्या है, स्थिरता अस्थिरता, इसको जरा समझ लेते हैं कि हमारे भूगर्भ में जो भी चट्टानें हैं वह स्थिर हैं कि अस्थिर हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि यह जो पृथ्वी है हमारी, इस पर जो भी चट्टानें हैं, ठीक है, ये भूक्रस्ट है, मान लीजिए चट्टानें हैं, वह टुकड़ों में बटी हैं। कहने का मतलब एक टुकड़े, दो टुकड़े, ठीक है, इस तरीके से 7 अगर महाद्वीप माने जाते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में हमारी जो ऊपरी क्रस्ट है वह बटी हुई है। और यहाँ पर होता क्या है कि वही क्रस्ट आगे चल करके जब मैग्मा पर तैरा, आखिरकार यहाँ पर तो कोर है और यह जो हिस्सा बचा यह क्या है, यह मैग्मा की स्थिति है। कहने का मतलब यही ऊपरी क्रस्ट जो है यह यहाँ पर 100-200 किलोमीटर के अंदर जाने पर वह मैग्मा मतलब एकदम लावा का रूप धारण कर लिया है। अब जितनी भी ये क्रस्टीय भाग हैं, जितने भी भूपर्पटी वाले भाग हैं, यह कहीं ना कहीं इस पर तैर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पर हट रहे हैं। देखिए, पृथ्वी को हम पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यह बोर्ड है, 2D फॉर्म में हम इसको आपको दिखा रहे हैं। 3D में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पूरी तरीके से एक फुटबॉल के तरीके से गोल है और यह जो क्रस्ट वाला भाग है वह फुटबॉल के चारों तरफ उसकी जो कवर होती है फुटबॉल की, उसको हम क्रस्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो ट्यूब वाली हिस्सा होता है फुटबॉल का, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम अंदर वाला भाग मानते हैं, या उसको हम मेंटल मान सकते हैं, या उसको हम कोर भी मान सकते हैं। लेकिन हम जो भी ऊपरी वाला भाग है भूपर्पटी, उस पर रह रहे हैं। ठीक है, और वह भाग अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड है तो वह ट्यूब के ऊपर समझ लीजिए फ्लो करेगा। ठीक है, तो यही हिस्सा है कि पूरी तरीके से पृथ्वी को छाया हुआ है पृथ्वी का क्रस्ट। और हाँ समझिए क्रस्ट, क्योंकि जो भी समुद्री भाग है वो भी क्रस्ट पर ही तो है, जो जल है और स्थल है यह दोनों कवर किए हुए हैं पूरी तरीके से पृथ्वी को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मनुष्य द्वारा, ठीक है, अगर अस्थिर क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, यह जहाँ भी ये दोनों प्लेटें ज्वाइंट हैं, कहने का मतलब प्लेटें तो अलग अलग हैं लेकिन कोई ऐसी प्लेट जहाँ पर वह क्या है अस्थिर हैं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर कोई मनुष्य है तो यहाँ पर होता क्या है, यह स्थिर क्षेत्र है। ठीक है, यह स्थिर क्षेत्र है। अस्थिर क्षेत्र कौन सा है, अस्थिर क्षेत्र ये है, ठीक है, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं या वहाँ पर हट रही हैं, वह क्या हुआ, भूगर्भिक तौर से वह क्या है, अस्थिर क्षेत्र है।
चूंकि यह स्थिरता और अस्थिरता प्लेटों की जो है वह हमें बहुत ही मंद गति से दिखाई पड़ती है, जिस कारण से हम पृथ्वी के जो भी हिस्से में रह रहे हैं वहाँ स्थिर अवस्था में है भूगर्भिक चट्टानें कि अस्थिर अवस्था में है हमको नहीं दिखता। और दूसरा कारण ये है जो हमें ये सब चीज़ें नहीं दिखती कि हमारी जो भूपर्पटी है उसके ऊपर अनाच्छादन मतलब कि अपक्षय और अपर्दन के कारण वह जो हिस्सा है जहाँ से हमें दिखना चाहिए कि यहाँ पर दो प्लेटें अलग हुई हैं वह हमको नहीं दिख पाती, क्योंकि वहाँ पर एक मोटी लेयर ऊपर की तरफ से रख दी जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप कभी ट्रेन में गए हों तो ट्रेन के जो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए जो हिस्सा रहता है और वहाँ पर एक चद्दर सी बिछा दी जाती है या कोई रबड़ का चद्दर बिछा दिया जाता है या कुछ भी बिछा दिया जाता है जिससे यह नहीं लगता है कि यह डिब्बा, ठीक है, यह कोच दूसरे कोच से अलग है, ठीक है। उसी तरीके से हम जहाँ पर रह रहे हैं और वह जॉइंट तो है लेकिन वहाँ पर समझ लीजिए एक ट्रेन में जो दो कोच हैं उनके बीच में एक रबड़ का क्या बिछा दिया गया है, चटाई बिछा दी गई है, जिससे हमें यह पता नहीं चल पाता है कि यह दोनों प्लेटें कहाँ से अलग हुई हैं। कहने का मतलब क्या है, यह अगर दो जॉइंट हैं, ठीक है, हमारी क्रियाकलाप और प्रकृति की क्रियाकलाप के थ्रू जो भी कंकड़ बालू मिट्टी पत्थर उस जॉइंट के ऊपर आ गए हैं जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि यह कहाँ पर है, क्योंकि कंकड़ बालू पत्थर तो यहाँ तक तो आएंगे नहीं, ऊपरी लेयर पर जहाँ पर हमारे दृष्टि में वह सारी चीज़ें यह डिवाइडेंस तो दिखेगा नहीं, लेकिन आंतरिक तौर पर वह अलग होता है और वही जब मोमेंट करता है तो हमारे यहाँ क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है। एक भूगोल व्यक्ता थे रीड, ठीक है। रीड ने ये कहा कि जब भी चट्टानें बेंड होती हैं टूटती हैं, ठीक है, टूटती हैं और टूटने के बाद फिर से वह क्या होती हैं, संतुलित होने का प्रयास करते हैं। इसको पुनश्चलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और फिर से संतुलन करने का प्रयास करता है, जिस वजह से फिर से भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। देखिए, फिर से जुड़ने का प्रयास किया और जो उससे हलचलें हुई वह तरंगों के रूप में भूकंप के द्वारा हमें परिलक्षित हुई कि यहाँ पर भूकंप आया है और वहाँ पर अब उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि हमारे जन और धन की हानि कहाँ तक हुई, ठीक है। देखिए, मानव की क्रियाकलापों के द्वारा, ठीक है, जो भी चीज़ें की गई हैं, अगर कोई किसी अस्थिर क्षेत्र पर, ठीक है, हमारे द्वारा बांध रेल मार्ग पुल ये सारी चीज़ों का निर्माण जब होता है तो होता क्या है कि देखिए, कोई भी मिट्टी हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाती है, कोई भी धातु हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाता है, ना कि वहाँ पर पैदा किया जाता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर कुछ संसाधन उठा करके यहाँ तक ले जाया गया तो यहाँ पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। और निर्माण यहाँ किया गया तो इसका मतलब यह अस्थिर क्षेत्र है और यहाँ पर जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, कहने का मतलब मिट्टी बालू पत्थर जितनी भी चीज़ें हैं अगर यहाँ से हस्तांतरित करके यहाँ आ गई तो यहाँ पर होता क्या है कि असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जब असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तो यहाँ पर यह प्लेटें आपस में और हलचल में आ जाती हैं, जिस वजह से भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। यही कारण है मानवीय कारण, ठीक है, मानवीय ही कारण है कि यहाँ पर क्या देखने को मिला, भूकंप की स्थिति, क्योंकि चीज़ें स्थानांतरित की गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर हलचलें पैदा इसलिए हुई कि यहाँ का संतुलन बिगड़ गया, ठीक है। और बांध के द्वारा बहुत अंदर तक, ठीक है, पानी के ढेर सारे जल की मात्रा का दबाव पड़ा और यहाँ पर क्या हुआ, हलचलें देखी गई, ठीक है। रेल मार्ग के लिए बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा करके ऊपरी परत मोटी की गई और वह क्या हुआ, वह बहुत दूर में किया गया। तो जब
दूर में किया गया तो वहाँ पर होता क्या है, अगर वह असंतुलन की स्थिति वहाँ पर व्याप्त है तो वहाँ पर यह हलचलें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो भूपरपट्टी है उसका संतुलन कायम नहीं रह पाया, उससे छेड़छाड़ किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध बहुत सारे जल को सजोए हुआ है, ठीक है, वो अगर वह टूटा तो पूरी दिल्ली बह जाएगी, ठीक है। टिहरी बांध में इतने ढेर सारे जल की मात्रा है, अगर वह बांध टूटा तो पूरा दिल्ली उसके साथ ही बह जाएगा, ऐसा मानना है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक लोग यह भी कह रहे हैं कि यह टिहरी बांध टूट नहीं सकता है, क्योंकि यह बहुत ही सोच समझ के और वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। लेकिन हम प्रकृति पर हमारा बस इतना भी नहीं है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है, वह बात टूट भी सकता है, लेकिन हमारा जितना प्रयास है, हमारे वैज्ञानिकों का जितना प्रयास है, वह टूट नहीं सकता। यह प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, इन दोनों का अवलोकन आप अच्छे से कर लिए होंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर भूकंप में यह कारण लिखने को आ गया किसी भी एग्जाम में, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, या कारण ही पूछ लिया तो प्राकृतिक और मानवीय कारण दोनों कंबाइंड करके बहुत ज़्यादा पूछेगा, तो 200 शब्द 100 शब्द 250 शब्द बहुत ज़्यादा लिखने को आएगा। तो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो IAS हो चाहे PCS हो, ठीक है, ट्रेंड तो यही कहता है कि 100 या 200 या 150 शब्द में यह लिखा जाता है, ठीक है। अब ऑप्शनल जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लिखने को आए, लेकिन ऑप्शनल ज्योग्राफी अभी हम पढ़ाएंगे, यह GS के सब पार्ट हैं, ठीक है। अगर यह GS के पार्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा 100 या 200 शब्द में यह लिखने को आ सकता है, बस इससे ज़्यादा यह नहीं आएगा। प्राकृतिक कारण में क्या क्या कारण है उसको भी हम बता दिए, और मानवीय कारण भी क्या क्या है उसको भी हम बता दिए हैं। ऐसा कौन कौन सा कारण है जो कि मानव जनित है भूकंप आने के लिए, ठीक है। देखिए, हम यह देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो उसके कई हिस्से होते हैं जिनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अब उन नामों को हम थोड़ा सा देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते। देखिए, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, कहीं पर भी भूकंप का जो सूत्रपात हुआ, ठीक है, वह जो सूत्रपात जहाँ से हुआ उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फोकस, ठीक है। कहने का मतलब अगर कहीं से टेक्टोनिक क्रिया भी हुई जहाँ से वह उत्पन्न हुआ, मेन उसका जो सोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, फोकस। देखिए, भूकंप अगर टेक्टोनिक क्रिया भी कहीं हुई, दो प्लेटें आपस में टकराई और वह भूकंप जहाँ से सूत्रपात उसका हुआ वह क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है। भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। और जो ये तरंगे निकल करके जहाँ पर पृथ्वी पर सबसे पहले टकराई, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट से जहाँ पर यह टकराई, जहाँ पर हमें महसूस हुआ सबसे ज़्यादा कि यहाँ पर क्या हुआ कि इसके सिधाई पर, ठीक है, इसके सिधाई पर जो भी है यहाँ पर भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वह एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर। उसको एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सबसे पहले यह तरंगे टकराती हैं हमारे धरातल से या भूपरपट्टी से, उसको कहते हैं एपिसेंटर। आप फोकस तो समझ गए होंगे, जहाँ से यह उत्पन्न होता है भूकंप मूल उसे कहते हैं फोकस, और जहाँ पर सबसे पहले हमारे धरातल से ये तरंगे टकराती हैं। कहने का मतलब जब लड़ी तो वो तरंगे हुई ना, कहने का मतलब एक चद्दर पे हाथ रखे, यहाँ पर हथौड़ा मारे तो जो
आपको तो कुछ दिखा नहीं, हथौड़ा यहाँ मारे, हथौड़ा यहाँ भी तो नहीं मारे, यहाँ पर हथौड़ा अगर हम मार दिए तो आपका हाथ क्या हुआ, कंपन कर गया। तो कंपन किया किन कारणों से, वो उन्हीं तरंगों के कारण से। जो ये तरंगे हथौड़ा मारने पे यहाँ पर मारा गया तो आपका हाथ कंपन किया, तो वो तरंगे हैं, उन्हीं तरंगों की बातें हो रही हैं। तो वह तरंगे अगर यहाँ से उत्पन्न हुई और चारों तरफ आखिरकार कहीं पर टकराहट हुई, या हम जो बोल रहे हैं क्या आपके ही पास आवाज़ जा रही है, नहीं, ये पूरे कमरे में आवाज़ जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर उत्पन्न हुआ अगर भूकंप मूल अर्थात फोकस पर जब भी भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, चारों तरफ जाएगा। लेकिन हमें महसूस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा जहाँ हम हैं। अगर वहाँ कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है तो हम यह जानते हैं कि यह भूकंप आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर सबसे पहले टकराएं तो उसको क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र या एपी सेंटर। देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है उसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। देखिए, इसके 9 तक स्तंभ हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब 3 तक रहता है इसका स्केल, जब 3 तक रहता है तो हम यह जानते हैं कि बहुत ही मंद गति से यह पृथ्वी का मूवमेंट था, कहने के बाद हमारा भूकंप था, उससे ज़्यादा जनधन की हानि नहीं होती है। लेकिन 6 चला जाता है तब इसे मध्यम आकार का भूकंप कहा जाता है, कि हमें महसूस हो जाता है कि भूकंप आया। लेकिन यही जब 9 तक पहुंच जाता है इसका स्केल, तब होता क्या है, हम भयंकर जन और धन की हानि होती है। कहने का मतलब वहाँ पर बहुत ही तीव्रता से वह प्लेटें हलचल अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, और यह जो स्केल है यह अपने एक स्तंभ से जब दूसरे स्तंभ तक काउंट किया जाता है तो उसमें 10 गुना ज़्यादा शक्ति होती है। कहने का मतलब क्या है, एक स्तंभ जैसे कहीं पर 3 लेवल, ठीक है, 3 लेवल का भूकंप आया और कहीं पर 4 लेवल का, तो कहने का मतलब 3 लेवल से 10 गुना ज़्यादा ताकत, 10 गुना ज़्यादा हलचल युक्त वहाँ पर 4थे नंबर पे भूकंप आया। कहने का मतलब तो ये है, एक स्केल से दूसरे स्केल तक पहुँचने में जो भी शक्ति, जो भी ताकत, जो भी हलचलें आती हैं वह एक स्केल से दूसरे स्केल तक 10 गुना बढ़ जाती हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे। यह रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल, जितने भी स्केल हैं इसको हम बाद में समझेंगे। बस आप इतना समझिए कि यह जो रिएक्टर स्केल है यह बताता है कि यह तीव्रता कितना तेज था। ठीक है, इतना ही समझ। एक होता है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल ये बताता है कि भूकंप के बाद कितनी तबाही मची, ठीक है, कितना उसका इफेक्ट पड़ा, उसको मार्केली स्केल बताता है। बस इतना सा ही अभी समझिए, बाद में हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। मार्केली स्केल ये बताता है कि भूकंप की जो तीव्रता थी उसको रिएक्टर स्केल तो बता दिया, लेकिन उसके द्वारा जो भी क्षति हुई, ठीक है, जो भी डिस्टरबेंस हुआ पृथ्वी पर, उसकी जो मात्रा होती है उसको बताता है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल के कितने स्तंभ हैं, वो हैं 12, ठीक है, और इसके क्या है 9, ठीक है, कहीं कहीं 10 भी कहा जाता है। तो इसके स्केल हैं 9 या 10 और उसके क्या हैं 12, ठीक है। देखिए, भूकंप के दौरान जो भी ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है, वह तरंगों के रूप में होती है, ठीक है, जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं या प्रत्यास्थ ऊर्जा भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्या है P, दूसरी क्या है S, तीसरी क्या है L। ठीक है, यह प्राइमरी है, प्राइमरी तरंग है, ठीक है। दूसरी क्या है सेकेंडरी है, सेकेंडरी वेव मतलब तरंग है। तीसरी क्या है लॉन्ग, मतलब कि लॉन्ग वेव या धरातलीय, इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। यहाँ इसको हम एक एक करके देखेंगे कि यह तरंगे हैं क्या। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम प्राथमिक तरंग अर्थात P, प्राइमरी वेव के रूप में यह P, इसे P तरंग भी कहते हैं, P तरंगों का अध्ययन करेंगे। हम ये देखते हैं ये तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और यह ध्वनि के समान चलती हैं। कहने का मतलब जिग जैग करती हुई यह चलती हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति इन्हीं तरंगों की देखी जाती है। यह पदार्थ के ठोस माध्यम, तरल माध्यम, यह दोनों माध्यम से होकर के गुजर सकती है, जिससे साबित यह होता है कि ये तरंगे हमारे क्रस्ट, मेटल और कोर में भी संचरण
कर सकती हैं। आप समझ गए होंगे यह पी तरंगे हैं क्या। पी तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठोस माध्यम तरल माध्यम इनका संचलन हो जाता है। ठीक है, यह ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं और यह जिगजैग करती हुई चलती हैं और यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये किसी भी स्थिति से गुजर सकती हैं और इनकी रफ्तार जो होती है ये सारी तरंगों से बहुत ही तीव्र होती है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलती हैं। देखते हैं एस तरंगे, यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। देखिए अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ये हम आपको बाद में बताएंगे, हम पहले इन तरंगों की प्रकृति को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन आप बस ध्यान से सुनते जाइए। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये पदार्थ के केवल ठोस माध्यम से ही होकर के गुजर सकती हैं। यह पृथ्वी के 300 किलोमीटर से अगर ज़्यादा गहराई पर जाती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह ठोस माध्यम में ही चल पाती हैं। और पृथ्वी के नीचे क्या है, मेंटल का भाग है, जहाँ पर क्या है, लिक्विड की अवस्था है, तरलता है। ठीक है, और ठोस कहाँ है, हमारे भूपर पट्टी पर। तो ये लगभग 300 किलोमीटर तक जाती हैं, या कहीं पर आंकड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्रस्ट की मोटाई कहीं पतली है, कहीं पर मोटी है। एग्जाम्पल के तौर पर स्थलों पर क्या है, मोटी है, और समुद्री तलीय पर क्या है, पतली है। तो यह लगभग एक औसत माना गया। तो 300 किलोमीटर की गहराई पर ऐसा माना गया कि जाती हैं। तो होती क्या है, यह विलुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, यह केवल ठोस माध्यम पर चलती हैं और उसके नीचे मेंटलीय भाग है, जो मेंटल वाला भाग है वह क्या है, पूरी तरीके से लिक्विड अवस्था में, जहाँ पर यह तरंगे नहीं विचरण कर सकती हैं। विलुप्त होने का अभिप्राय यह है कि वहाँ से यह मुड़ जाती हैं और कहीं दूसरी अवस्था में चलें। कहने का मतलब क्या है, अगर यह पृथ्वी है, ठीक है, और यह क्या है, यह है पृथ्वी की मान लीजिए क्रस्ट है, ठीक है, यह क्रस्ट है, यह क्या है, मेंटल है, यह तरल वाला भाग है, ठीक है, और यह क्रस्ट कौन सा भाग है, यह हमारा ठोस भाग है। अब ये जब ठोस भाग है, अगर यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर हुआ उत्पन्न क्या, भूकंपीय मूल, ठीक है, अब यह क्या हुआ, चारों तरफ तो अपनी तरंगे भेजेगा। जब चारों तरफ भेजेगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो इधर आया, आखिरकार ये मेंटल वाला भाग है ना, ये मेंटल वाला भाग है। अब यहाँ पर जब तरंगे आई तो यह क्या हुई, मुड़ करके इधर चली गई, ठीक है, यहाँ से इधर चली गई, तो इसको क्रॉस नहीं की, ठीक है। जबकि एल तरंगे क्या थी, अगर इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, बीच का कोर और इसको मैग्मा वाला हिस्सा मानते हैं, अगर यहाँ पर उत्पन्न हुआ भूकंप मूल्य तो यहाँ तक आया, चारों तरफ आया, ये पूरी तरीके से पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी तरंगों को संचारित कर दिया। कहने का मतलब क्या है, पी तरंग, देखिए भूकंप एक ही बार आता है, तरंगे उसके 3 प्रकार की निकलती हैं। तरंगे होती हैं वह पूरी तरीके से हर कहीं पर विचरण कर ले जाती हैं, लेकिन जो यह एस तरंगे हैं यह वहाँ से हट जाती हैं। कहने का मतलब जहाँ पर तरलता है वहाँ से हट जाती हैं, केवल ठोस माध्यम पर ही यह विचरण कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला देखते हैं तृतीयक तरंगे, मतलब एल तरंगे, जिसको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, ठीक है, इसको धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। देखिए ये एल तरंगे हैं, एल तरंगे क्या होती हैं, यह केवल पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, ठीक है। यह पी और एस जो तरंगे हैं इनके बाद उत्पन्न होती हैं, अर्थात यह सबसे अंत में उत्पन्न होती हैं। एक झटका लगा तो सबसे पहले पी, फिर एस, फिर एल का पदार्पण होता है हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर। कहने का मतलब क्या है, एल तरंगे जो होती हैं इन्हीं को हम महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारे धरातल पर चलती हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे जन और धन की हानि होती है। यह बहुत ही धीमी गति से चलती हैं, इसलिए किसी स्थान पर बहुत देर से पहुंचते हैं। लेकिन ये तीनों तरंगों में सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी तरंगे हैं। ये तो आप देख लिए तीनों प्रकार के एक मोटे मोटे तौर से तरंगे, ठीक है, पी एस एल, ठीक है। अब हम देखते हैं इन तरंगों को किससे मापा जाता है, तो इसे सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। इसके 3 स्केल होते हैं, इसके तीनों स्केलों में फेरेल स्केल या रास स्केल या राशि स्केल भी इसको कहते हैं। दूसरा क्या है, मार्केली स्केल, ठीक है, मार्केली स्केल भी है, रिएक्टर स्केल।
देखिए रेक्टर स्केल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। रेक्टर स्केल क्या बताता है कि यह कितनी तीव्रता से हमारा भूकंप जो है वह उत्पन्न हुआ, ठीक है। देखिए रेक्टर स्केल सबसे शुद्ध और गणितीय दृष्टि से यह जो अपनी नॉलेज होता है, जो अपनी गणना करता है, हमारे सामने प्रेजेंट करता है। कहने का मतलब इसमें शुद्धता इसलिए है क्योंकि यह गणितीय तरीके से, ठीक है। मार्केली स्केल क्या है, यह अनुभव के आधार पर है, लेकिन रेक्टर स्केल क्या है, यह गणितीय दृष्टि से जितने भी डेटा होते हैं हमारे सामने यह प्रस्तुत करता है। और यही विधि हमारे प्रेजेंट टाइम में यूज की जाती है कि रेक्टर स्केल के द्वारा भूकंपीय जो तीव्रता होती है उसको हम निकालते हैं। इस पर 0 से 9 तक का अंक दर्ज होता है जो भूकंपीय तीव्रता को नापता है। इस पर दर्ज प्रत्येक अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होता है। कहने का मतलब अगर कहीं पर 3 स्केल पर, ये रेक्टर स्केल 3 बताया, 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भूकंप आया है, तो कहीं पर अगर 4 आया तो इसका मतलब क्या है, इसकी ताकत जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यह 3 से जब 4 आया तो 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हलचलें महसूस की गई, या भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 10 गुना ज़्यादा यहाँ से अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाती है। देखिए आइसोसिस्मल यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि कहाँ को मिलाती है, जैसे कहीं पर भूकंप आया, ठीक है। कहने का मतलब हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये है, मान लीजिए गुजरात है हमारा, तो यहाँ पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, मान लीजिए, तो होता क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो ये जो पॉइंट को दर्शा रहा है यह आइसोसिस्मल रेखाएं होती हैं कि यह बताती हैं कि जो समान तरीके से जो भी झटके महसूस किए गए या जो भी पावर महसूस किया गया, तो वह रेखा जो काल्पनिक होती है जिसको मिलाती है उसी को कहते हैं आइसोसिस्मल रेखा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर भूकंप मूल है और यहाँ पर इस तरीके से भूकंपीय तरंगें हुई, ये हुई कैसे, कभी देखिए कहीं पर भूकंप आता है तो पेपर में या कहीं पर छप करके क्या आता है, ऐसे ही तरीके से आ जाता है। तो होता क्या है, अगर यहाँ पर 6 का दर्ज किया गया तो यहाँ पर भी 6 का दर्ज किया गया, लेकिन ये यहाँ पर किया गया, तो कहने का मतलब इस तरीके से नहीं। अगर कहीं यहाँ पर एक भूकंप आया, यहाँ पर झटका महसूस हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो अगर मान लीजिए 6 को दर्ज कर रहा है तो 6 6 6 6, तो ये कहाँ से मिलाएगा, यहाँ मिलाएगा, यहाँ मिलाएगा, यहाँ मिलाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये मिलाएगा इससे और ये मिलाएगा इससे, ठीक है। तो यही सब, ये जो आइसोसिस्मल जो रेखाएं हैं यह काल्पनिक हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाते हैं। जो सेम कैटेगरी के भूकंप होते हैं उनकी जो सेम कैटेगरी की जो तीव्रता होती है उन्हीं को यह आइसोसिस्मल रेखा मिलाती है। ये तो हुई तीव्रता की बात कि तीव्रता वाले स्थान, सेम तीव्रता वाले स्थान को जो रेखाएं मिलाती हैं वह आइसोसिस्मल रेखाएं हैं। लेकिन होमोसिस्मल एक होती हैं। होमोसिस्मल क्या करती हैं, पृथ्वी पर एक साथ प्रभावित होने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे होमोसिस्मल रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर तो तीव्रता आई, लेकिन यहाँ पर जब आया एक भूकंप, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये जो ये रेखाएं हुई ये होमोसिस्मल रेखाएं हैं कि एक स्थान पर या एक ही समय पर अगर अलग अलग स्थानों पर भूकंप की स्थिति को देखा गया तो उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको होमोसिस्मल रेखा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जो पृथ्वी पर जो भी अस्थिर क्षेत्र हैं वहाँ ही भूकंपीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। और ये अस्थिर क्षेत्र मुख्य रूप से 2 हैं। देखिए पहला क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया जो होती है वहाँ पर जो भी अस्थिरता उत्पन्न होती है, एक तो वह क्षेत्र जहाँ पर
हम बसे हुए हैं लेकिन हमारे आंतरिक भाग में टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही है, वह एक क्षेत्र हुआ। और दूसरा, जहाँ पर भ्रंश घाटियाँ हैं वहाँ पर एक क्षेत्र हुआ जहाँ पर हमें हमेशा देखने को क्या मिलता है, भूकंप की स्थिति। ये दोनों क्या और कैसे होते हैं इनके बारे में हम अब समझेंगे। मुख्य रूप से धरातल पर 3 तरह की पेटियों का अवलोकन किया गया है। पहली, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, जहाँ पर हमें कुल भूकंप का 63% भूकंप देखने को मिलते हैं। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहाँ पर होता क्या है, हमें करीब 21% भूकंप देखने को मिलते हैं। तीसरा क्या है, मध्य अटलांटिक पेटी, जहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक की स्थिति है, वहाँ पर हमको भी देखने को मिलते हैं भूकंपीय क्षेत्र, लेकिन इन दोनों से थोड़ा सा कम। मतलब प्रशांत महासागरीय जो तटीय पेटी है वह पहली है, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है जो वहाँ पर 21% हमें भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, लेकिन कुल भूकंप का 63% भूकंपीय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय के इलाकों में। लेकिन तीसरा जो है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो भी पेटी हमें देखने को मिलती है वह तीसरे स्थान पर है। अब यह तीनों क्षेत्र हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यह वीडियो ज़्यादा लंबा करना हम नहीं चाहते हैं, इसको पार्ट के रूप में तोड़कर हम देखेंगे। मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद, जय भारत।